आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 15 विनम्रता का आग्रह। तो क्या है, इस पाठ में हम लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में पढ़ेंगे। उनकी विनम्रता, दृढ़ निश्चयता, आत्मनिर्भरता से कैसे उन्होंने देश का कल्याण किया। तो यहाँ पर हम इस पाठ के उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ का उद्देश्य क्या है? विनम्रता, बुद्धि कौशल, आत्मनिर्भरता, निर्भीकता, बहादुरी, ईमानदारी, निर्लोभ जैसे गुणों को बढ़ावा देना। तो हमें ऐसे गुणों को बढ़ावा देना चाहिए। इस पाठ में प्रवेश, यह भारत का सौभाग्य था कि इसे लाल बहादुर शास्त्री जी जैसा प्रधानमंत्री मिला। उनकी विनम्रता, दृढ़ता, आत्मनिर्भरता, सूझबूझ तथा कुशल नेतृत्व को देखकर ही दिनकर जी की लेखनी क्या होती है। तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है। किसके लिए? लाल बहादुर शास्त्री के लिए ये पाठ लिखा गया है। भारत के सभी प्रधानमंत्री यदि लाल बहादुर शास्त्री जी के समान हो तो सिर्फ 25 वर्षों में यह देश संसार का अग्रणी देश हो जाए। तो क्या है कि वो कहते हैं कि सभी प्रधानमंत्री अगर लाल बहादुर शास्त्री जैसे हो जाए तो 25 वर्षों में ये देश जो है संसार का सबसे अग्रणी देश बन जाए। जब श्री लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री चुने गए, मैंने भागलपुर से उन्हें एक पत्र लिखा था कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्रित्व अमेरिका के राष्ट्रपति पद और रूस के प्रधानमंत्रित्व से ज़्यादा मुश्किल काम है। आप सब तरह के उसके योग्य हैं। मुझे अगर चिंता है तो केवल आपके स्वास्थ्य का, फिर भी आपका शासनकाल सबके लिए सुखकर होगा। कि क्या है, वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि आपका शासनकाल सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। मेरा अनुमान सही निकला। उनका राज्यकाल सबके लिए हितकर सिद्ध हुआ, लेकिन स्वास्थ्य ने उनका साथ नहीं दिया। हिंदुस्तान भयानक कठिनाइयों से भरा देश है और हिंदुस्तान की ये कठिनाइयाँ ही उसके प्रधानमंत्री के पद को कठिन बना देती है। जो आदमी कम से कम 14 घंटों तक डटकर काम नहीं कर सकता, वह इस देश का नेतृत्व नहीं संभाल सकता। तो क्या है, इस देश के नेतृत्व संभालने के लिए जो भी प्रधानमंत्री है उसको कम से कम डटकर 14 घंटों तक काम करना होगा। प्राइम मिनिस्ट्री का ताज कांटों का ताज है। प्राइम मिनिस्ट्री की गद्दी जीने की नहीं, बनने की गद्दी है। ये बातें शास्त्री जी को भी मालूम थी और बीमारी के बाद उन्होंने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार काम की भीड़ से थोड़ा बचना ही चाहा था, लेकिन वह संभव नहीं हुआ। तो क्या था, जब उन्हें डॉक्टर से मालूम पड़ा कि बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया है, तो उसके बाद वो काम से थोड़ा बचने लगे थे। और क्या था, लेकिन ये ज़्यादा संभव नहीं हो पाया। अपने पोर्टफोलियो उन्होंने कम कर दिए थे, लेकिन इसका इलाज क्या था कि वे देश के प्रधानमंत्री थे और देश में जो कुछ होता है उसकी जवाबदेही से प्रधानमंत्री भाग नहीं सकता। तो क्या है, देश भर में अगर कुछ भी होता है तो क्या है, प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ता है और उन सब चीज़ों से बचकर कोई भी प्रधानमंत्री कहीं भाग नहीं सकता। इसमें बच्चों आपको बातचीत करनी है। भारत के अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों के नाम क्रम से बताइए और उनके शासनकाल पर चर्चा कीजिए। तो ये आपको होमवर्क में करना है। जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री चुने गए तब कई महीनों तक लोगों में यह कानाफूसी चलती रही कि प्रधानमंत्री तो वे चुन लिए गए हैं, लेकिन मुल्क को वे चला सकेंगे या नहीं, यह मशकूक बात है। उस समय मैंने एक छोटे से निबंध में यह इशारा किया था कि जो लोग लाल बहादुर जी को दूध और बताशा समझ रहे हैं वे गलती पर है। तो क्या है कि कुछ लोग उन्हें गलत समझ रहे थे, कुछ हल्के में ले रहे थे कि उन्होंने प्रधानमंत्री का पद चुन तो लिया है, पर क्या वो इस पद को सही से संभाल पाएंगे। यह वह बकरी है जिसकी टांगे इस बात की है। उन्होंने कहा कि ये वो बकरी है जिनकी टांगे तो है एकदम लोहे की है। विनम्रता और सादगी लाल बहादुर जी के सामने सबसे बड़े गुण हैं, लेकिन वे इतने सीधे नहीं है कि लोग उन्हें चकमा दे जाए। वे इतने विनम्र है कि जो चाहे उन्हें झुका दे। तो ना तो वो इतने विनम्र है कि कोई भी चाहे उन्हें झुका दे, और ना ही वो इतने कठोर है कि लोग उन्हें चकमा दे जाएं। ऐसा मैं इसलिए समझता था कि मैंने उन्हें काम करते हुए देखा था। जब असम में असमी और बंगाली भाइयों के बीच दंगा हुआ, पंडित जी ने इस झगड़े को सुलझाने के लिए और किसी को न भेजकर लाल बहादुर जी को भेजा। लाल बहादुर जी वहां गए तो वातावरण को विषाक्त देखकर उनका कलेजा बैठ गया, लेकिन उन्होंने कई दिन तक अपना प्रयास जारी रखा और अंत में उस झगड़े को निपटाकर ही दिल्ली वापस आए। संसद में जब अंग्रेजी समर्थक विधेयक पेश किया गया था, उस समय भी शास्त्री जी सूझबूझ, नम्रता और चतुराई से लोग काफी प्रभावित हुए थे।
यह घोर रूप से बदनाम विधेयक था और सदस्यों पर अगर सचेतक की छड़ी न टंगी रहती तो उसके पारित होने की संभावना ही नहीं थी। उन दिन सदस्य काफी चढ़े हुए थे, लेकिन पंडित जी तो सबको उपलब्ध नहीं थे। जिसे भी अपनी भड़ास उतारनी होती वह शास्त्री जी के सामने ही निकलता था। मुझे याद है कि उन दिनों एक कवित्री संसद सदस्य ने शास्त्री जी पर छोटी सी एक व्यंग्य कविता लिखी थी, जिसे संसद के अन्य सदस्यों के साथ साथ शास्त्री जी ने भी सुनी, लेकिन वे सुनकर मुस्कुराते रहे। तो अपनी कविता को सुनकर क्या है वो मुस्कुराने लगे और उस समय संसद के सभी सदस्यों के सामने वो कविता सुनाई गई थी। पंडित जी सच्चे जन सेवक की तलाश में थे, जिसे अपनी गरज नहीं हो, जो निश्चल और विनम्र हो, जिसके हाथ में देश की बागडोर सौंपी जा सके। कामराज योजना के अंतर्गत जब शास्त्री जी फिर मंत्रिमंडल में बुला लिए गए, तब यह इस बात का स्पष्ट संकेत था कि वे देश के सामने अपने उत्तराधिकारी को खड़ा कर रहे हैं। शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री की गद्दी पर आकर यह प्रमाणित कर दिया कि इस पद के वे सर्वथा योग्य थे। अपने आखिरी दिनों में उन्होंने दृढ़ता, निर्भीकता, आत्मनिर्भरता, सूझबूझ और बहादुरी के जो चमत्कार दिखाए, उन्हें देखकर वो यही कहने को जी चाहता है कि भारत के सभी प्रधानमंत्री अगर लाल बहादुर जी के सामने आ जाए तो सिर्फ 25 वर्षों में यह देश संसार का अग्रणी देश हो सकता है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने भारतवासियों के माथे पर जो ऋण छोड़ा है उससे ऋण होने के लिए हम क्या कर सकते हैं। वे जब स्वर्गीय होने को गए, भारत गौरव से गर्दन तान कर चलता था। उन्हें जो सेना मिली थी वह भी ग्लानि के भार से दबी हुई थी, किंतु शास्त्री जी ने उस सेना को मांझ कर फिर से ताजा और जवान कर दिया था। बहुत दिनों के बाद उन्हीं के समय में भारतवासियों को यह एहसास हुआ कि हम भी वीर हैं, हम भी मरने और मारने में माहिर हो सकते हैं, हम भी देश के लिए कुर्बानियां दे सकते हैं और देश के भीतर अगर कोई शत्रु घुस आए तो हम भी उसे धूल चटा सकते हैं। एक यही दान कितना बड़ा दान है। स्वतंत्रता के बाद के समय की तो बात ही क्या, हमारे सारे इतिहास में ऐसे कितने राजा और राजनीतिज्ञ हुए हैं जिनके छोटे से शासनकाल में देश ने वह चीज पाई हो जो चीज जैसे शास्त्री जी के राज्यकाल में मिली। तो ऐसा कभी इतने सारे राजा महाराजा हमारे देश में रहकर गए हुए थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो शास्त्री जी के शासनकाल में हुआ था। तो क्या था कि उस समय उन्होंने लोगों के अंदर ये साहस, ये चेतना जगाई कि वो भी देश के वीर हैं, वो भी मरने मारने के लिए तैयार हैं। यदि उनके देश में कोई शत्रु आ जाए तो वो उसका पूरा डट कर सामना करेंगे। तो अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो गए थे सभी देश के वीर। तो उन्होंने लोगों में, अपने देश के वीरों में ये चेतना जगाई। शास्त्री जी की दृढ़ता और उनका आत्मविश्वास तो देखे। जब अमेरिका ने पेच डाली कि अन्न हम तुम्हें महीने महीने देंगे, तब शास्त्री जी का कलेजा जल उठा, मगर माने उनकी गर्व नहीं हुई। उन्होंने देश को बड़ी ही संजीदगी से सिर्फ यह सलाह दी कि पेट पर रस्सी बांधो, साग सब्जी ज्यादा खाओ, सप्ताह में एक समय उपवास रखो, हमें जीना है तो इज्जत से जिएंगे वरना भूखे मर जाएंगे। तो उन्होंने क्या था, उनका ये नारा था, उन्होंने लोगों को ये सलाह दी कि अपने पेट पर रस्सी बांध लो और साग सब्जी ज्यादा खाओ, सप्ताह में एक समय क्या करो, उपवास करो, अगर हमें जीना है तो हम इज्जत से जिएंगे वरना भूखे मर जाएंगे, लेकिन हम बेइज्जती से नहीं रहेंगे। बेइज्जती की रोटी से इज्जत की मौत अच्छी रहेगी। तो उन्होंने कहा कि अगर बेइज्जती की रोटी ही मिलनी है तो उससे अच्छा है कि हमें इज्जत की मौत मिल जाए। नतीजा यह हुआ कि अमेरिका के अन्न के कोटे को 1 करोड़ टन से बढ़ाकर 1.5 करोड़ टन कर दिया। नेता तो अक्सर बकते ही रहते हैं, मगर उनकी बातों का असर नहीं होता है। लेकिन दुनिया जानती थी कि शास्त्री जी जो कहते हैं वही वे करते हैं, इसलिए उनकी बातों का असर होता था। युद्ध के समय जो मुस्तैदी शास्त्री जी ने दिखलाई, उनकी प्रशंसा सारी जनता और सारी फौज करती है। लेकिन जब शांति का मौका आया, तब ताशकंद में शास्त्री जी ने चौहान साहब से कहा, यह याद रखिए कि जिस दृढ़ता से हमने युद्ध किया है, उसी दृढ़ता के साथ हम यहाँ शांति की खोज भी करेंगे। न जाने शास्त्री जी के भीतर कितने जन्मों की साधना पूंजीभूत थी कि लगता है वे भारत धर्म के ही अवतार थे। वे इतने विनम्र थे कि लगता है विनम्रता उनके सभी गुणों को छिपाकर बैठ गई थी। जब पाकिस्तान ने खरोंच मारी, उस विनम्रता के आवरण को फाड़कर युद्ध का नेता प्रकट हो गया और भारत की जनता निहाल हो गई। हाँ भारतवासियों, तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। भारतवासियों को सभी को सांत्वना देते हैं,
एक उनके अंदर उत्साह चलाते हैं कि तुम्हें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। लाल बहादुर जी को प्रधानमंत्री बनकर उनसे युद्ध लड़वाकर उनके द्वारा तुम्हें विजय दिलवाकर और फिर युद्ध की आग पर हाथों पानी डलवाकर भगवान ने तुम्हें ढाढ़स बनवाया है। जो भी आदमी शास्त्री जी से मिलकर वापस आता था वह अपने मन में एक बार यह जरूर सोचता था कि अरे यही भारत का प्रधानमंत्री है। अगर कोई भी व्यक्ति उनसे मिलने जाता था, उनसे मिलकर उसको हर व्यक्ति को बहुत ही खुशी मिलती थी और वो समझ जाता था कि हाँ, ये वास्तव में भारत का सच्चा प्रधानमंत्री है। इससे तो मैं ही कुछ तेज हूँ, मगर जो आदमी सबसे सीधा, सबसे श्रीहीन और सबसे कम तेजस्वी दिखता था, सारा भारत उसी की आज्ञा में रहना सीख गया था। कहते हैं जिन लोगों ने उनकी तारीफ सिर्फ इसलिए की थी कि वे बहुत सीधे और कमजोर थे, उनका भ्रम ज्यादा दिन नहीं टिका और खुद ही वे लाल बहादुर जी का मुंह धोने लगे थे। शास्त्री जी देहाती आदमी थे, लेकिन देहाती वे उस अर्थ में थे जिस अर्थ में ऋषि देहाती होता है। वशिष्ठ ऋषि थे, जंगल में रहते थे, मगर सारी अयोध्या उनके अधीन थी। चाणक्य मौर्य साम्राज्य के भाग्य विधाता थे, मगर खुद उनकी झोपड़ी पर लौकी की लता फूलती थी। शास्त्री जी भी 30 वर्षों तक सत्तारूढ़ रहे, मगर अपना घर वे कहीं भी खड़ा नहीं कर सके। तो क्या था, वो 30 वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद भी वो अपना घर कभी भी कहीं नहीं बना सके। वो क्या था, वो देश के लिए ही समर्पित रहे, देश के कामों में ही लगे रहे, अपने देश को संभालने में वो अपना घर परिवार सब भूल गए। क्या ऋषि इससे भी बड़ा मनुष्य होता है? तो अभी हम जान सकते हैं कि क्या ऋषि मुनि इससे भी बड़े मनुष्य होते हैं कि वो अपना घर परिवार क्या है, उनका भी कोई घर होता है, कोई झोपड़ी होती है, लेकिन इनके पास कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बताया है कि वो देश के लिए कितने विनम्र थे, कितने आत्मनिर्भर थे, कितने दृढ़ संकल्प लेकर उन्होंने देश को एक सूत्र में बांधा था। तो क्या था, वो जितने विनम्र थे उतना ही ज्यादा लोगों के लिए काम करते थे। वो देखने में सीधे थे, सरल थे, लेकिन क्या था, अपने देश को उन्होंने बहुत ही अच्छे से चलाया। तो यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी ने लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन शैली पर थोड़ी चर्चा की है बच्चों। तो ये पाठ हमारा यही खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।